Dear student, today we will see first chapter from our section 4, that is 4.1 History of English Drama. Let us see first the introduction. How dramatic you are is your response when a friend exaggerates or overreacts. कि जब आपका कोई फ्रेंड एक आधा आपका मित्र एग्जरेशन करता है, किसी भी चीज़ को मतलब एग्जरेट करता है, उसका अतिरेक करता है, बड़ा चढ़ा के दिखाता है या फिर किसी चीज़ पे और रिएक्ट करता है, तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? हाउ ड्रामेटिक यू आर। आप आपके मित्र को, फ्रेंड को आप कहते हैं हाउ ड्रामेटिक यू आर, तुम कितने ड्रामेटिक हो, ऐसा आप कहते हो. It means you are correctly using the adjective form of the word drama. तो इसका मतलब क्या है? तुम यहाँ पे ड्रामा इस शब्द का एक करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म यूज कर रहे हो, ड्रामेटिक. ड्रामेटिक इज अ एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रामा. तो आप करेक्टली वो एडजेक्टिव यहाँ पे यूज कर रहे हो. ड्रामा इज अ परफॉर्मेंस विच इज एसेंशियली लाउड, एक्सजरेटेड एंड लार्जर देन लाइफ. तो ड्रामा क्या है? ड्रामा इज अ परफॉर्मेंस, एक परफॉर्मेंस है, उसे परफॉर्म किया जाता है स्टेज के ऊपर, उसका प्रस्तुतिकरण होता है. विच इज एसेंशियली लाउड, जो कैसे होता है? लाउड होता है. जो भी डायलॉग बोले जाते हैं लाउडली बोले जाते हैं. एक्सजरेटेड, कुछ ना कुछ उसमें एक्सजरेशन होता ही है, ठीक है, बड़ा चढ़ा के बोला जाता है. एंड लार्जर देन लाइफ, लाइफ से थोड़ा विस्तृत होता है, लार्जर होता है. इट इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम. कैसा होता है ड्रामा? इट इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम, एक ऑडियो विजुअल मीडियम है जिसे हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ऐसा एक माध्यम है ड्रामा. द ऑडियंस सिटिंग अराउंड इन फ्रंट ऑफ, क्लोज टू और इन द लास्ट रो ऑफ द थिएटर शुड बी एबल टू हियर एंड सी द एक्टर ऑन स्टेज. तो जो ऑडियंस होते हैं वो जहाँ पे स्टेज है उसके आजू बाजू में बैठे होंगे, सिटिंग अराउंड, इन फ्रंट ऑफ, सामने बैठे होंगे, क्लोज टू, पास में बैठे होंगे, और इन द लास्ट रो ऑफ द थिएटर, या फिर थिएटर के लास्ट रो में, लास्ट वाले लाइन में बैठे होंगे. तो शुड बी एबल टू हियर एंड सी द एक्टर ऑन स्टेज. तो स्टेज के ऊपर जो भी एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं वो उन्हें देख सके, या फिर मतलब देखने के लिए एबल होने चाहिए, सुनने के लिए भी एबल होने चाहिए, सुन भी सके, देख भी सके. तो इस तरह से ये ड्रामा जो है लाउड वॉइस में भी, जो भी डायलॉग है लाउड वॉइस में बोले जाते हैं. रियल लाइफ से ज़्यादा एक्सजरेशन होता है, रियल लाइफ से ज़्यादा लार्जर जो भी है, आवाज़ उसमें जो भी साउंड वगैरह सब कुछ सिस्टम लार्जर होती है. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टेज विस्पर्स इज़ फार लाउडर दैन अ विस्पर इन रियल लाइफ. कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताया गया है स्टेज विस्पर इज़ लाउडर, फार लाउडर दैन अ विस्पर इन रियल लाइफ. तो विस्पर मीन्स क्या? एक आधी बात एकदम धीरे धीरे से कानों में बोलना, कानों में बताना, है ना. तो मतलब अगर कोई बाजू में भी खड़ा है उसे ना सुन पाए, ऐसा उसका मतलब है, ठीक है, विस्परिंग साउंड. लेकिन यहाँ पे स्टेज के ऊपर अगर ऐसा कुछ बताना है, विस्परिंग करना है, किसी कान में कुछ बोलना है, वो भी बहुत ज़्यादा लाउडर होता है, फार लाउडर ध्यान विस्पर इन रियल लाइफ. रियल लाइफ में हम केयर करते हैं कि बाजू वाले व्यक्ति को ये नहीं सुनाई देना चाहिए, लेकिन स्टेज पे ये जोर से बोला जाता है विस्परिंग साउंड भी, क्योंकि ऑडियंस जान सके, जो ऑडियंस है वो जान सके कि ये व्यक्ति क्या बता रहा है, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये बताया गया है. तो इस तरह से सारी चीज़ें वहाँ पे लाउडर होती है. दिस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. तो एक विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का एग्जाम्पल है. तो ये विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या है? एक टर्म है और इसकी तलाश किसने की है, किसने कॉइन किया है, आगे बताया. इट कैन बी डिफाइंड एज अ विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द अनरियल. तो हम इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किसको? इस टर्म को, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को. कैसे? एज अ विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द अनरियल. जो अनरियल है, अवास्तविक है, उसे मतलब एक्सेप्ट करने की, स्वीकारने की विलिंगनेस. अनरियल है, पता है
अवास्तव है, पता है, फिर भी उसको एक्सेप्ट करने की इच्छा, विलिंगनेस, मतलब विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। इट मे ऑल्सो मीन सेक्रीफाइस ऑफ रियलिज्म एंड लॉजिक फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है सेक्रीफाइस ऑफ रियलिज्म, रियलिज्म का वास्तविकता का त्याग कर देना, उसका सेक्रीफाइस करना, एंड लॉजिक फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट, बस एन्जॉयमेंट के तौर पे एक लॉजिक के हिसाब से उसको लेना, तर्क के हिसाब से उसे लेना कि बस एन्जॉयमेंट करनी है, एन्जॉयमेंट के हिसाब से उसको देखना। द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय द पोएट एंड एस्थेटिक फिलोसोफर सैमुअल टी कॉलेरिज। तो ये टर्म, ये संज्ञा जो हमने ऊपर देखी, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, इसे किसने कॉइन किया? तो जो एक पोएट है, एस्थेटिक फिलोसोफर है, एस्थेटिक द पर्सन हु बिलीव इन द वर्क ऑफ आर्ट, वो व्यक्ति जो आर्ट के वर्क में बिलीव रखता है उसे कहते हैं एस्थेटिक। एक एस्थेटिक फिलोसोफर है, तत्वज्ञानी है, सैमुअल टी कॉलेरिज जिनका नाम है, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया हुआ है। ये टर्म उनके द्वारा मतलब क्या कह सकते हैं हम, उनके द्वारा ही अस्तित्व में आई हुई है। द टर्म ऑफन अप्लाइज टू फिक्शनल वर्क्स ऑफ द एक्शन, कॉमेडी, फैंटेसी एंड हॉरर जॉनर्स। तो यहाँ पे ये जो टर्म है, इट इज़ अप्लाइड टू फिक्शनल वर्क्स ऑफ द एक्शन, एक्शन के जो भी फिक्शनल वर्क्स है, मतलब जो भी काल्पनिक लिखाना है जिसमें एक्शन है, ड्रामा वगैरह, फैंटेसी है मतलब काल्पनिक कथाएं वगैरह, एंड हॉरर जॉनर्स। तो हॉरर में जो भी है आए हुए जॉनर्स का मतलब होता है प्रकार या शैलियाँ जो भी लिखा गया है, उसके लिए ये टर्म अप्लाइज होती है, यूज़ की जाती है। इट रेफर्स टू द विलिंगनेस ऑफ द ऑडियंस टू ओवरलुक द लिमिटेशन ऑफ अ मीडियम। तो ये किसको रेफर करती है, किसके संदर्भ में यहाँ पे उसका इस्तेमाल हुआ है? इट रेफर्स टू द विलिंगनेस ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस का जो प्रेक्षक होते हैं उनका जो विलिंगनेस है उसको ये रेफर करता है। टू ओवरलुक द लिमिटेशंस ऑफ अ मीडियम, कि ये जो मीडियम है, एक माध्यम है, उसमें जो लिमिटेशंस है, जो भी उसकी मर्यादा है, उसको किस तरह से वो ओवरलुक करते हैं, उसकी तरफ वो नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, तो उनके इस विलिंगनेस के लिए इस टर्म को क्या करते हैं, रेफर करते हैं। ड्रामा इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, ड्रामा क्या है? इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, उसके माध्यम से जो भी चीज़ें हैं अभिव्यक्त हम कर सकते हैं। वेयर बाय परफॉर्मर्स एक्सप्रेसेस देमसेल्व्स आर्टिस्टिकली, जहाँ पे परफॉर्मर जो होते हैं, जो परफॉर्म करने वाले जो एक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? दे एक्सप्रेसेस देमसेल्व्स आर्टिस्टिकली, वो खुद को कलात्मकता के साथ आर्टिस्टिकली खुद को एक्सप्रेस करते हैं, खुद को व्यक्त करते हैं। द परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन अ स्क्रिप्ट विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, जो भी परफॉर्मेंस है वो स्क्रिप्ट के ऊपर आधारित होता है, जो भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसके ऊपर आधारित होता है। एंड विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, जो डायलॉग के फॉर्म में होता है ना, डायलॉग लिखे हुए होते हैं और उस डायलॉग के फॉर्म में वो वहाँ पे होता है। वेयर एज अ स्टोरी और अ नॉवेल इज रिटन इन द नैरेटिव फॉर्म, तो ड्रामा से अलग जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरीज होती है, नॉवेल है, तो जिसे हम उपन्यास कहते हैं, तो ये नैरेटिव फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, उनका नैरेशन किया होता है। पोएट्री इज लैंग्वेज एक्सप्रेस इन रिदम एंड मीटर, पोएट्री क्या है? इट इज़ लैंग्वेज एक्सप्रेस इन रिदम एंड मीटर, रिदम के द्वारा, मीटर के द्वारा एक्सप्रेस की हुई लैंग्वेज मतलब पोएट्री। ठीक है, जिसमें मीटर होता है, रिदम होता है, राइमिंग पेयर्स होते हैं, है ना, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, मेट्रिकल कंपोजिशन, तो इस तरह की होती है पोएट्री की लैंग्वेज। ड्रामा इज द स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस, ड्रामा क्या है? इट इज़ द स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन, फिक्शन का एक स्पेसिफिक मोड है, एक खास जिसकी मेथड हम कह सकते हैं, या फिर विशेष एक पद्धत है, मोड ऑफ फिक्शन रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस के द्वारा जिसका प्रस्तुतिकरण होता है, सादरीकरण होता है। अ प्ले, ऑफर मीन्स म्यूजिकल ड्रामा। माइम का मतलब है टू टेल अ स्टोरी बाय यूजिंग ओनली गेस्चर्स, माइम टू टेल अ स्टोरी यूजिंग ओनली गेस्चर्स, गेस्चर के माध्यम, मतलब सिर्फ गेस्चर्स जो हावभाव होते हैं हमारे, जो भी मतलब इशारों में जो
हाव भाव वगैरह दिखा के, चेहरे के एक्सप्रेशन दिखा के, जो भी है उसके माध्यम से ही, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से ही एक आधी स्टोरी बताना, उसको कहते हैं माइम। एंड बैलेट, बैलेट मीन्स थिएट्रिकल ग्रुप डांस, बैलेट का मतलब है थिएट्रिकल ग्रुप डांस। तो यहाँ पे अ प्ले, ऑपर, माइम एंड बैलेट आर परफॉर्म्ड इन थिएटर, ऑन रेडियो और ऑन टेलीविजन। तो एक आधा प्ले है, एक आधा नाटक है, ऑफर है जिसे हम मतलब म्यूजिकल ड्रामा कहते हैं, माइम है जो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, एक्सप्रेशन के द्वारा, गेस्चर के द्वारा बताने का काम करता है, या फिर बैलेट है थिएट्रिकल ग्रुप डांस है, एक ग्रुप डांस समूह नृत्य है। ये क्या कहाँ पे परफॉर्म होते हैं? आर परफॉर्म इन अ थिएटर, ये थिएटर में, एक आधे थिएटर में इनको परफॉर्म किया जाता है। ऑन रेडियो, कुछ चीज़ें जो है रेडियो पे भी परफॉर्म कर सकते हैं इसमें के, और ऑन टेलीविज़न, या तो फिर टेलीविज़न पे इन्हें परफॉर्म किया जाता है। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू दिस सेक्शन, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। लेट अस सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ड्रामा। व्हाट इज़ ड्रामा? तो ड्रामा क्या है, इसको मतलब जो भी इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे बताई हुई, हम डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या है? ड्रामा इज अ कॉम्बिनेशन इन वर्स और प्रोज टू बी एक्टेड ऑन द स्टेज in which a story is related by means of dialogue and action and is represented with accompanying gestures, costume and scenery as in real life। तो यहाँ पे ये जो भी ड्रामा की जो डेफिनेशन है यहाँ पे ली गई है शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में से, शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में से ये डेफिनेशन दी गई। तो ये डेफिनेशन क्या बताती है? ड्रामा क्या है? ड्रामा इज अ कंपोजिशन इन वर्स और प्रोज टू बी एक्टेड ऑन द स्टेज। एक कंपोजिशन है, एक ऐसी रचना है जो वर्स में हो सकती है, मतलब पोएटिकल लैंग्वेज में भी हो सकती है, जो प्रोज की लैंग्वेज होती है, हमारे लेसन की लैंग्वेज होती है, उस प्रोज लैंग्वेज में भी हो सकती है, पोएटिकल लैंग्वेज में भी वो हो सकता है। इस तरह का कंपोजिशन है जो इन दोनों भी, मतलब वर्स में भी हो सकता है, प्रोज में भी हो सकता है। एंड इट इज़ टू बी एक्टेड ऑन द स्टेज, जो स्टेज पे क्या किया जाता है, जिसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, एक्टेड किया जाता है। इन विच अ स्टोरी इज रिलेटेड बाय मीन्स ऑफ डायलॉग्स एंड एक्शंस एंड इज रिप्रेजेंटेड विथ accompanying gestures, कॉस्ट्यूम एंड सीनरी एज इन रियल लाइफ। तो एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है जो डायलॉग के माध्यम में होती है, जिस डायलॉग के आधार पे एक्शन करके, कृति करके, एक्शन करके जो रिप्रेजेंटेड की जाती है, जिसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। और ये डायलॉग और एक्शन के साथ प्रस्तुत करते समय किन किन चीज़ों की मतलब वहाँ पे ज़रूरत होती है, जैसे गेस्चर्स, उसके साथ डायलॉग के साथ एक्शन करते समय उन कैरेक्टर्स को गेस्चर्स दिखाने पड़ते हैं, एक्सप्रेशंस दिखाने पड़ते हैं, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, कॉस्ट्यूम वहाँ पे होते हैं, अलग अलग प्रकार के कॉस्ट्यूम होते हैं, वस्त्र, कपड़े जिन्हें हम कहते हैं, एंड सीनरी एज इन रियल लाइफ। और रियल लाइफ में जैसे सीनरी होते हैं, रियल लाइफ में जैसे दृश्य होते हैं, उस तरह के दृश्यों का इस्तेमाल भी इस ड्रामा में किया जाता है। एक डेफिनेशन यहाँ पे है। लेट अस सी द अनदर डेफिनेशन। ड्रामा इज अ कंपोजिशन designed for performance in the theatre in which actors take the roles of the characters, perform the indicated action and utter the written dialogue। तो ये जो डेफिनेशन है यहाँ पे ली गई है ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. अब्राहम्स। तो एम.एच. अब्राहम्स ने जो बुक लिखा हुआ है ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स नाम का, उसमें से ये ड्रामा की डेफिनेशन यहाँ पे ली गई है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार ड्रामा क्या है? ड्रामा इज अ कंपोजिशन डिजाइन फॉर परफॉर्मेंस इन द थिएटर। ड्रामा एक ऐसी रचना है जो थिएटर में परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, बनाया हुआ है। इन विच एक्टर्स टेक द रोल्स ऑफ द कैरेक्टर, जिसमें एक्टर क्या करते हैं, कुछ जो भी पात्र है डिसाइडेड, उनकी भूमिका को पार करते हैं या फिर उनकी भूमिका निभाते हैं। परफॉर्म द इंडिकेटेड एक्शन एंड अटर द रिटन डायलॉग, जो भी दर्शाए हुए एक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं, और जो रिटन डायलॉग है उसको बोलने का काम एक्टर करते हैं। इस तरह की डेफिनेशन एम.एच. अब्राहम्स ने दी हुए ड्रामा की। लेट अस सी द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा आर, तो ड्रामा में कौन से एलिमेंट है हम देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट एलिमेंट इज प्लॉट, सेकंड इज कैरेक्टराइजेशन। तो प्लॉट होता क्या है? व्हाट इज प्लॉट? हमने यहाँ पे जो प्लॉट देखा है, एक एलिमेंट जो होता है प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? इट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स
ऑक्यूपाइंग इन अ प्ले, इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट। ऑक्यूपाइंग इन अ प्ले, जो भी इवेंट्स होते हैं उनकी एक सीरीज, जो भी सीरीज है जो प्ले के अंदर होती है उसे कहते हैं प्लॉट। सेकंड है कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टराइजेशन? तो दूसरा एलिमेंट है कैरेक्टराइजेशन। इट मीन्स टू रिवील पेक्युलरिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स है उनमें क्या पेक्युलरिटीज है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये रिवील करना, ये दर्शाना, इसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन भी एक एलिमेंट है। दूसरा फिर है थर्ड एलिमेंट डायलॉग। तो डायलॉग हमें पता ही है, इट इन्वॉल्व्स टू स्पीकर्स। दो स्पीकर्स को डायलॉग इन्वॉल्व करते हैं, एक दूसरे के साथ डायलॉग होते हैं। टू स्पीकर मोर देन टू बी, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो डायलॉग जो है दो लोगों के बीच में वो होने वाला संभाषण डायलॉग होता है। सेटिंग, तो सेटिंग क्या होता है? जहाँ पे ड्रामा हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, वेयर डज द ड्रामा टेक प्लेस, कहाँ पे सब जो भी स्टोरी है कहाँ पे हो रही है, वो होता है सेटिंग, वो प्लेस। ठीक है। फिर है स्टेज डायरेक्शन। तो स्टेज डायरेक्शन क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी अलॉन्ग विद द यूज ऑफ सेट लाइटिंग, म्यूजिक एंड कॉस्ट्यूम्स। तो ये होता है स्टेज डायरेक्शन। परफॉर्मेंस जब भी एक्टर करते हैं तो परफॉर्मेंस करते समय जो भी डेवलपमेंट होते जाता है स्टोरी का, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो जाता है अलॉन्ग विद द यूज ऑफ सेट लाइटिंग, तब सेट के ऊपर जो है लाइटिंग होती है, म्यूजिक होता है, कॉस्ट्यूम, ये सारा स्टेज डायरेक्शन में आता है। और फिर कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ द इसेंस ऑफ ड्रामा। एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट इज द इसेंस ऑफ ड्रामा। ड्रामा का एक इसेंस है, सार है। ड्रामा में कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है, संघर्ष होना जरूरी है। थीम, तो जो भी ड्रामा होते हैं उनके थीम होते हैं। थीम मीन्स द मेन आइडिया और पॉइंट ऑफ अ प्ले स्टेटेड एज अ जनरलाइजेशन। ड्रामा का जो मेन आइडिया होती है या उसमें का जो मेन पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड थीम, जिसके ऊपर वो पूरी तरह से बेस्ड होता है, आधारित होता है। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। लेट अस सी द नेक्स्ट, द 4 क्लोजली रिलेटेड एरियाज ऑफ फोकस आर। तो ड्रामा में 4 जो फोकस करने वाले जो एरियाज है, जिनके ऊपर फोकस किया जाता है, वो जो एरियाज है जो उन्हें हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी बताए हुए एरियाज हैं वो है द फोकस ऑफ द सीन, सीन के ऊपर फोकस किया जाता है, जो भी सीन है होने वाले उनके ऊपर। देन द फोकस ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस जो ऑडियंस देखने को आते हैं ड्रामा, उनके ऊपर फोकस किया जाता है। द फोकस ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया जाता है। एंड देन फोकस ऑफ द एक्टर, एक्टर के ऊपर भी फोकस किया जाता है, कौन सा एक्टर कौन से कैरेक्टर के लिए बेस्ट है। तो इन चीज़ों पे क्लोजली फोकस किया जाता है ड्रामा में। लेट अस सी सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रामा। सो जो भी ड्रामा के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, कुछ उद्देश्य है, और कौन से ऑब्जेक्टिव्स को ड्रामा पूरा करता है। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, कि ये यूनिट पढ़ने के बाद आप ये जान पाएंगे कि ड्रामा के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, आप जान पाएंगे। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई ड्रामा एज अ जॉनर ऑफ लिटरेचर, कि ये पढ़ने के बाद ड्रामा एक लिटरेचर का प्रकार है, साहित्य का प्रकार है, ये जान पाना ये इसका एक उद्देश्य है। लर्न द डेफिनेशन ऑफ ड्रामा, ड्रामा की डेफिनेशन सीखना, लर्न करना, ये उसका एक उद्देश्य है, या फिर उसे जानना क्या डेफिनेशन है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ड्रामा और साहित्य के जो दूसरे प्रकार है, जैसे पोएट्री है ना, शॉर्ट स्टोरीज है, नॉवेल है। तो ड्रामा में और इन दूसरे फॉर्म में, दूसरे प्रकारों में क्या डिफरेंस है, ये एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के जो भी बेसिक एलिमेंट्स है, मूलभूत तत्व है, एलिमेंट है, घटक है, उसको एक्सप्लेन करना, उनका स्पष्टीकरण करना, ये भी उसका एक ऑब्जेक्टिव है। अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के टाइप्स समझ लेना कि ड्रामा के कौन से टाइप्स है, ये समझना। इतने ऑब्जेक्टिव जो है वो इसमें है, ड्रामा के है। ठीक है। सो लेट अस सी द टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के क्या टाइप्स है हम यहाँ पे देखेंगे। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रामा, ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड ट्रेजिक कॉमेडी, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ड्रामा। तो ट्रेजेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, लेकिन कॉमेडी में कुछ और प्रकार है, कॉमेडी के कुछ और टाइप्स होते हैं, जैसे रोमांटिक कॉमेडी,
सेंटिमेंटल कॉमेडी, क्लासिकल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये कॉमेडी के प्रकार हैं। ठीक है, लेट अस सी हिस्ट्री ऑफ ड्रामा। ड्रामा का यहाँ पे हम जो भी हिस्ट्री है, किस तरह का इतिहास, कैसे जो ड्रामा जो है कैसे ओरिजिनेटेड हुआ, हम यहाँ पे देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ड्रामा और थिएटर। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश ड्रामा को जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है हिस्ट्री ऑफ ड्रामा में हम देखेंगे। ड्रामा हैज़ इट्स ओरिजिन इन फोक थिएटर। ड्रामा का जो उगम है, ओरिजिन है, वो कहाँ पे हुआ? इन फोक थिएटर। फोक मीन्स जो भी पीपल है, लोगों के जो भी संबंधित, वहाँ थिएटर पहले मतलब क्या होता था, कोई भी जो इस प्रकार की कलाकृतियाँ है, कहीं पे भी ग्राउंड में, रोड पे उसका क्या होता था, प्रेजेंटेशन हुआ था। ठीक है, तो लोग उसका सादरीकरण करते थे। इस प्रकार के मतलब जो फोक थिएटर है तब अवेलेबल थे, वहाँ से ये ओरिजिनेटेड हुआ है, वहाँ से उसका उगम हुआ है। वी देयरफॉर कैनॉट कंसिडर ड्रामा मेयरली एज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। इसीलिए हम ड्रामा को सिर्फ लिटरेचर का पार्ट नहीं समझ सकते, सिर्फ लिटरेचर का पार्ट ही है ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते। वर्ड्स आर द मीडियम ऑफ लिटरेचर एज एन आर्ट, बट ड्रामा इज अ मल्टीपल आर्ट यूजिंग वर्ड्स। वर्ड्स क्या है? शब्द क्या होते हैं? वर्ड्स आर द मीडियम ऑफ लिटरेचर। शब्द लिटरेचर साहित्य का एक माध्यम है। एज एन आर्ट, एक आर्ट के हिसाब से वर्ड लिटरेचर का एक माध्यम है। बट ड्रामा इज अ मल्टीपल आर्ट यूजिंग वर्ड्स। लेकिन ड्रामा क्या है? इट इज़ अ मल्टीपल आर्ट, एक बहुविध कला है जो शब्दों का यूज़ तो करता है, शब्दों का यूज़ उसमें किया जाता है, फिर भी वो एक मल्टीपल आर्ट है, एक बहुविध कला है। सीनिक इफेक्ट्स, म्यूजिक, गेस्चर्स ऑफ द एक्टर्स एंड द ऑर्गेनाइजिंग टैलेंट्स ऑफ अ प्रोड्यूसर। तो मल्टीपल आर्ट है। किस तरह का मल्टीपल आर्ट? सिर्फ शब्द ही नहीं, यूजिंग वर्ड्स, सीनिक इफेक्ट्स, शब्दों का यूज़ करता है। सीनिक इफेक्ट्स जो दृश्यात्मक प्रभाव होने चाहिए, इफेक्ट, वो भी इफेक्ट उसको दिए जाते हैं। म्यूज़िक उसमें होता है। गेस्चर्स जो है बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन उसमें यूज़ किए जाते हैं एक्टर्स लोगों के। एंड द ऑर्गेनाइजिंग टैलेंट ऑफ अ प्रोड्यूसर, और जो प्रोड्यूसर होता है ड्रामा का, जो भी प्रोड्यूसर होता है उसके जो भी उस ऑर्गेनाइजिंग टैलेंट्स है, इन सब का एक कॉम्बिनेशन मतलब होता है ड्रामा। इस सब का एक कॉम्बिनेशन, इसलिए ड्रामा को यहाँ पे क्या कहा है? मल्टीपल आर्ट, एक बहुविध कला है। द ड्रामेटिस्ट मस्ट हैव प्लेयर्स, अ स्टेज एंड एन ऑडियंस। तो ड्रामेटिस्ट के पास क्या होना चाहिए? ही मस्ट हैव प्लेयर्स, प्लेयर्स होने चाहिए उसके पास, जो रोल निभाने के लिए प्लेयर्स, कैरेक्टर्स उसके पास होने चाहिए। अ स्टेज, एक स्टेज उसके पास होना चाहिए। एंड एन ऑडियंस, कम से कम एक ऑडियंस तो उसके पास होना ही चाहिए, तभी वो अपना ड्रामा जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। ओके, द बिगिनिंग ऑफ ड्रामा इन इंग्लैंड आर ऑब्स्क्यूर। कि इंग्लैंड में जब ड्रामा की जो बिगिनिंग हुई थी, इट वॉज समहाउ ऑब्स्क्यूर, संदिग्ध था थोड़ा, मतलब हम क्लियरली नहीं बता सकते कि ड्रामा की बिगिनिंग इंग्लैंड में कब हुई। ठीक है, देयर इज एविडेंस टू बिलीव दैट व्हेन द रोमन्स वेयर इन इंग्लैंड दे एस्टेब्लिश्ड वास्ट एम्फीथिएटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लेस, बट व्हेन द रोमन्स डिपार्टेड देयर लिटरेचर डिपार्टेड विद देम। मीन्स देयर इज एविडेंस टू बिलीव दैट, वहाँ पे कुछ एविडेंस मिलते हैं ड्रामा के मतलब बिगिनिंग के बारे में, शुरुआत के बारे में कुछ एविडेंस, कुछ सबूत वहाँ पे हमें मिलते हैं कि जब जो रोमन्स है, जब वो इंग्लैंड में थे, उन्होंने क्या किया? दे एस्टेब्लिश वास्ट एम्फीथिएटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लेस। इस प्लेस के, नाटकों के प्रोडक्शन के लिए उन्होंने बहुत बड़ा एम्फीथिएटर वहाँ पे क्या किए? एस्टेब्लिश किए। बहुत बड़े बड़े जो एम्फीथिएटर है उनकी स्थापना उन्होंने वहाँ पे की, उनको एस्टेब्लिश किया। तो एम्फीथिएटर किसे कहा गया? दैट ओपन एयर वेन्यू इन राउंड शेप, जो वर्तुलाकार जो भी शेप में हुआ करते थे थिएटर, उसे कहा गया है एम्फीथिएटर। ठीक, गोलाकार, ठीक है ना, जो राउंड शेप में थे उन्हें कहा गया एम्फीथिएटर। तो इस तरह से एम्फीथिएटर उन लोगों ने वहाँ पे निर्माण किए थे प्लेस के प्रोडक्शन के लिए। बट व्हेन द रोमन्स डिपार्टेड देयर थिएटर डिपार्टेड विद देम। लेकिन जब रोमन वहाँ से इंग्लैंड में से चले गए, उनके साथ ही उनके थिएटर भी वहाँ से चले गए। देन देयर वेयर मिन्स्ट्रेल्स,
उसके बाद वहाँ पे कौन था, जो भी मध्ययुगीन, तब मिडल एज में मिनिस्ट्रल हुआ करते थे, तो उन्हें मिनिस्ट्रल को वैसे मराठी में भाट कहा जाता है और हिंदी में हम शायर कह सकते हैं, शायर कह सकते हैं। तो वो लोग थे, वो लोग क्या करते थे, इस तरह का परफॉर्मेंस रोड पे करते थे, जो भी हिस्ट्री के बारे में बताने का काम करते थे, इस तरह का परफॉर्मेंस वो किया करते थे। पीपल एन्जॉयड देयर परफॉर्मेंसेस, लोग क्या करते थे, उनके जो भी परफॉर्मेंसेस है उन्हें एन्जॉय करते थे। ग्रेजुअली बाय द 10th century the ritual of the place that itself had something dramatic in it got extended into the rudiments of a play। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 10वीं शताब्दी तक, 10th century तक, द रिचुअल ऑफ द प्ले दैट इटसेल्फ हैड समथिंग ड्रामेटिक इन इट, तो इस तरह से जो भी रिचुअल परफॉर्मेंस होते थे, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे ये जो है ड्रामेटिक होते गए, क्योंकि उनमें कुछ तो ड्रामेटिक उनमें था ही उनमें, इसलिए धीरे धीरे वो एक्सटेंड होते गए। गॉड एक्सटेंडेड इनटू द रिडिमेंट्स ऑफ अ प्ले, तो वो एक्सटेंड हो गए, उनका विस्तार हो गया, वो बढ़ने लगे, उनका विकास होने लगा इनटू द रिडिमेंट्स ऑफ अ प्ले। रिडिमेंट्स मीन्स जो भी फैक्ट्स है, जो भी प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल्स है प्ले के, तो उन फंडामेंटल्स में, फैक्ट्स में और प्रिंसिपल्स में उनका जो है विस्तार हो गया, उनका विकास हो गया, एक नाटक का स्वरूप उसको प्राप्त होते गया। बिटवीन द 13th and the 14th century ड्रामा स्टार्टेड हैविंग थीम्स विच वेयर सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। तो 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के बीच में क्या हुआ, जो ड्रामा है स्टार्टेड हैविंग थीम्स विच वेयर सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। तो इस प्रकार की थीम इस शताब्दियों में ड्रामा की होने लगी, जो रिलीजन से सेपरेट थी, धर्म से अलग थी, धर्म से दूर थी, क्योंकि अब तक के जो भी सादरीकरण होते थे, प्रेजेंटेशन होते थे, वो रिलीजन से रिलेटेड थे, मतलब क्राइस्ट के लाइफ के ऊपर, कोई भगवान के लाइफ पे ऊपर, इस तरह से साधु संत के लाइफ के ऊपर, इस तरह से होते थे वो। तो अब लेकिन 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में ये जो थीम है ये बदलने लगे, धर्म से अलग ऐसे थीम ड्रामा के लेके रहने लगे। द वर्ड्स देमसेल्व्स वेयर स्पोकन इन इंग्लिश, जो शब्द है वो इंग्लिश में बोले जाने लगे। और लॉन्गर ड्रामेटिक स्क्रिप्ट केम इनटू यूज़, बड़ी बड़ी जो भी ड्रामा के लिए जो स्क्रिप्ट होनी चाहिए, अब लॉन्गर स्क्रिप्ट का यूज़ होने लगा। एंड दे वेर कॉल्ड एज मिरेकल प्लेस, और उनको मिरेकल प्लेस यहाँ पे कहा जाता था, मिरेकल प्लेस। तो मिरेकल नाम ही दर्शाता है, ठीक है। एक्चुअली द मिरेकल प्लेस आर दोज प्लेस विच आर रिलेटेड विद द लाइफ ऑफ सेंट्स, उनके चमत्कार, जो भी साधु संत है उनके जो भी मिरेकल है, संत चमत्कार है, उनसे रिलेटेड हुआ करते थे। लेटर दिस रिलीजियस ड्रामाज वेयर द मॉरलिटी प्लेस, उसके बाद में यही जो रिलीजियस ड्रामा थे ये 14th सेंचुरी के पहले की बात, मिरेकल, मॉरलिटी। दिस रिलीजियस ड्रामा वेयर द मॉरलिटी प्लेस इन विच कैरेक्टर्स वेयर एब्स्ट्रैक्ट वॉइसेस एंड वर्चूज। उसके बाद ये जो रिलीजियस ड्रामा है उनको मॉरलिटी प्लेस कहा जाने लगा। मॉरलिटी का मतलब ही होता है नैतिकता, जिसमें नैतिकता के धड़े दिए जाते हैं, हमें लेसन दिए जाते हैं। इन विच कैरेक्टर्स वेयर एब्स्ट्रैक्ट वॉइसेस एंड वर्चूज, मॉरलिटी प्लेस जो होते थे उनके जो कैरेक्टर्स होते थे वो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ होती थी। जैसे हमें जो भी क्वालिटीज़, जैसे वॉइसेस एंड वर्चूज, हमें मतलब इंसान के अंदर कुछ दुर्गुण होते हैं, कुछ गुण होते हैं, तो ये जो इस तरह के कैरेक्टर होते थे मॉरलिटीज प्लेस में। जितने भी मतलब हमारे अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ है वो सारी, जैसे ब्यूटी है, ट्रूथ है, करेज है ना, तो ऐसे नाम के कैरेक्टर उस मॉरलिटी प्लेस में हुआ करते थे। दीज आर एलेगरीज, और ये जो मॉरलिटी प्लेस होती थी ये एलेगरीज थी, एक दृष्टांत कथा जिसे कहते हैं। एलेगरीज मतलब दृष्टांत कथा जिसे कहते हैं, उसमें से कुछ तो भी सिखाया जाता था, मॉरल लेसन दिया जाता था। देन लेट अस सी द एलिजाबेथन एंड रेस्टोरेशन ड्रामा और एलिजाबेथन एंड रेस्टोरेशन थिएटर। उसके बाद जो एलिजाबेथन एज आया, रेस्टोरेशन पीरियड आया, उसमें ड्रामा किस तरह से डेवलप हुआ यहाँ पे हम देखेंगे। दिस सेक्युलर मॉरलिटी प्लेस हैव डायरेक्ट लिंक्स विद एलिजाबेथन प्लेस। तो यहाँ पे जो सेक्युलर मॉरलिटीज प्लेस थे, धर्मनिरपेक्ष जो मॉरलिटीज प्लेस थे, दे हैव डायरेक्ट लिंक विद एलिजाबेथन प्लेस, उनकी डायरेक्ट लिंक्स एलिजाबेथन प्लेस के साथ थी।
द रेनासा imposed a learned tradition, classical in depth with themes of education, जनरल मॉरल प्रॉब्लम्स एंड सेकुलर पॉलिटिक्स। तो रेनासा एक रिवाइवल था, इट वाज अ रिवाइवल इन लर्निंग। तब लिटरेचर में, लर्निंग में एक क्रांति हुई थी, एक रिवाइवल हुआ था, उससे रेनासा ये टर्म दी गई है। द रेनासा इम्पोज अ लर्न ट्रेडिशन। तो रेनासा ने क्या इम्पोज किया, कौन सी चीज़ को इम्पोज किया? और लर्न ट्रेडिशन, लर्न पढ़े हुए सुशिक्षित लोगों की परंपरा है, ट्रेडिशन। क्लासिकल इन डेप्थ विथ थीम्स ऑफ एजुकेशन। तो जो भी एजुकेशन के थीम्स है, इट वॉज क्लासिकल इन डेप्थ, पूरे क्लासिकल लिटरेचर के ऊपर डिपेंड थे। क्लासिकल जो ग्रीक लिटरेचर है उसके कुछ रूल्स है, उसके ऊपर वो डिपेंड थे। तो ड्रामा के बारे में भी उसके कुछ रूल्स थे, क्लासिकल जो भी एज था उसमें। तो टाइम लिमिट, प्लेस लिमिट, टाइम प्लेस एंड एक्शन, ये 3 रूल क्लासिकल रूल थे टाइम प्लेस और एक्शन के बारे में। तो एक्शन ये ऐसी होनी चाहिए, इसी टाइम में होनी चाहिए, इतना ही टाइम पीरियड होना चाहिए, ऐसा कुछ रूल डिपेंड है। जनरल मॉरल प्रॉब्लम्स एंड सेकुलर पॉलिटिक्स, जो भी सामान्य नैतिक समस्या है, मॉरल प्रॉब्लम्स है, एंड सेकुलर पॉलिटिक्स, जो भी धर्मनिरपेक्ष राजकारण है, पॉलिटिक्स है, ये सारी चीज़ें रेनासा आने के बाद आ गई। द प्लेस हैड नथिंग टू डू विथ रिलीजन। अब जो भी प्लेस थे, नाटक थे, ड्रामास थे, उन्हें रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था, धर्म से कोई लेना देना नहीं था उनका। इसके पहले वो धर्म के ऊपर आधारित थे, रिलीजन से रिलेटेड थे, लेकिन अब रिलीजन से उनको कोई लेना देना नहीं था। देयर वेयर एग्जाम्पल ऑफ बोथ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। तो ऐसे जो इसका कोई भी मतलब रिलीजन से कोई संबंध नहीं है, ऐसे कॉमेडी और ट्रेजेडी के दोनों के भी एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। थॉमस किट्स, क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर आर द प्राइम ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस एरा। इस एरा के, एलिजाबेथन एरा के थॉमस किट है, क्रिस्टोफर मार्लो है और विलियम शेक्सपियर है, ये प्रमुख ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार थे, जिन्होंने ट्रेजेडी भी लिखी है, कॉमेडी भी लिखी है। और इनमें विलियम शेक्सपियर का नाम तो हमने सुना ही है, जिनके हैमलेट जैसे, मैकबेथ जैसे ट्रेजेडीज आज भी फेमस है। It was Kidd who discovered how easily blank verse might be converted into a useful theatrical medium, which Shakespeare used brilliantly in all his plays. तो यहाँ पे जो थॉमस किड का नाम आया है, उन्होंने यहाँ पे ब्लैंक वर्स जो है उसका पहले इस्तेमाल किया था। तो ब्लैंक वर्स मीन्स द वर्स विच डजेंट फॉलो द मीटर, रिदम और राइम्स। कोई भी रिदम नहीं होता है, कोई भी राइमिंग मतलब हमें उसमें देखने को नहीं मिलता है, राइमिंग पेयर्स नहीं, राइम स्कीम नहीं, कोई मीटर नहीं उसमें नहीं होता है, उसे कहते हैं ब्लैंक वर्स। तो थॉमस किड ने ड्रामा के लिए इस ब्लैंक वर्स का यूज़ किया, ब्लैंक वर्स का यूज़ किया। माइट बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल थेट्रिकल मीडियम, और जो थेट्रिकल, एक यूजफुल थेट्रिकल मीडियम हो सकता था। फिर क्या हुआ? विच शेक्सपियर यूज ब्रिलियंटली इन ऑल हिज प्लेज, जिसका मतलब ब्लैंक वर्स का शेक्सपियर ने अपने सारे प्लेज में, सारे ड्रामाज में, सारे नाटकों में ब्रिलियंटली यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छे से यूज़ किया हुआ है। ट्रेजेडी डेवलप इन द हैंड्स ऑफ किड, कि ट्रेजेडी का जो विकास है किड के हाथों से हुआ। एंड मार्लो, थॉमस किड एंड मार्लो दोनों ने ट्रेजेडी का डेवलपमेंट किया, दोनों ने भी शेक्सपियर के पहले ट्रेजेडीज लिखी थी। कॉमेडी हैड ऑल्सो प्रोसीडेड बियॉन्ड रस्टिक ह्यूमर, और कॉमेडी जो है वो भी, जो रस्टिक ह्यूमर है जो हमें देखने को मिलता है, रस्टिक पहला जो ह्यूमर उसमें होता था, उसके आगे, उसके बियॉन्ड कॉमेडी चली गई। बट बाय द 90s ऑफ द 16th सेंचुरी, लेकिन 16वीं शताब्दी के 90 तक मतलब 1690 तक, द थिएटर इन इंग्लैंड वॉज फुल्ली एस्टेब्लिश बट कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ द ड्रामेटिस्ट। तो इंग्लैंड में के जो थिएटर है वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुके थे, प्रस्तावित हो चुके थे, लेकिन बट कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ द ड्रामेटिस्ट। कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस वहाँ पे थी जिन्होंने इन ड्रामेटिस्ट लोगों को गवर्न करके रखा था, नियंत्रित करके रखा था। द पब्लिक थिएटर ऑफ द 16th सेंचुरी डिफर्ड इन मैनी इंपॉर्टेंट वेज, कि 16th सेंचुरी में जो पब्लिक थिएटर थे they are differed in many important ways from the modern theatre।
कि आज का जो मॉडर्न थिएटर है उससे बहुत सी चीज़ों में वो डिफर थे, अलग थे। इट वॉज ओपन टू स्काई, किस तरह के थे? ओपन टू स्काई, ऊपर से कोई रूफ नहीं था, लोगों के मतलब बैठने के लिए सिस्टम रहती थी, बीच में स्टेज रहता था इस तरह का, और ओपन रहता था, कोई रूफ वगैरह नहीं रहता था, ओपन टू स्काई विदाउट आर्टिफिशियल लाइटिंग, वहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल लाइटिंग भी नहीं होती थी। द स्टेज वॉज रेस प्लेटफॉर्म विद द रेसेस एट द बैक, किस तरह का? रेस प्लेटफॉर्म, एक उठावदार प्लेटफॉर्म हो रहता था, रेज ऐसा, मतलब जो भी कहीं पे भी लोग बैठे उन्हें वो दिख सके अच्छे से, इस तरह का रेस प्लेटफॉर्म हो रहता था। विद द रेसेस एट द बैक, कुछ रेसेस, बैक में कुछ रेसेस रहते थे। सपोर्टेड बाय द पिलर्स, जिसको पिलर्स का सपोर्ट रहता था। देयर वॉज नो कर्टन एंड द मेन प्लेटफॉर्म कुड बी सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय द ऑडियंस। देयर वॉज नो कर्टन, कर्टन वगैरह नहीं होते थे, पर्दे वगैरह नहीं होते थे। एंड द मेन प्लेटफॉर्म कुड बी सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय द ऑडियंस। तो जो मेन प्लेटफॉर्म है या स्टेज है, ऑडियंस तीनों साइड से बैठ सकते थे, तीनों साइड से मतलब तीनों बाजू से वो बैठ सकते थे। अराउंड द थिएटर देयर वेयर गैलरीज, थिएटर के आजू बाजू में कुछ गैलरीज थी। इन दी 17th सेंचुरी द एनक्लोज थिएटर गेन इम्पोर्टेंस, उसके बाद फिर 16वीं शताब्दी के बाद 17वीं शताब्दी में क्या हुआ? द एनक्लोज थिएटर गेन इम्पोर्टेंस, जो एनक्लोज थिएटर है उनको महत्व प्राप्त होने लगा। मतलब अब तक ओपन टू स्काई थे, ओपन थे बिल्कुल, लेकिन अब एनक्लोज, ढके हुए, ऊपर कुछ तो भी रूफ रहने वाले जो थिएटर है उनको महत्व प्राप्त होने लगा। देयर वॉज इंक्रीजिंग अटेंशन टू सीनिक डिवाइस एज थिएटर बिकम प्राइवेट, जब थिएटर प्राइवेट बन गए तब क्या हुआ? प्राइवेट बनने के बाद जो सीनिक इफेक्ट है उसके तरफ ज़्यादा अटेंशन दिए जाने लगा, ज़्यादा ध्यान दिए जाने लगा। Shakespearean era came into existence in the 16th century to the public theatre। जो शेक्सपियरियन एरा है, शेक्सपियरियन का जो भी एरा है, काल है, कब से चालू हुआ? came into existence in the 16th century, 16th century में ही चालू हुआ टू द पब्लिक थिएटर, पब्लिक थिएटर में, ठीक है। ही रोट फॉर द कॉन्टेम्पररी थिएटर, जो समकालीन थिएटर था उसी काल का, उसके लिए वो लिखता था। मैनिपुलेटिंग द एलिजाबेथन स्टेज, मैनिपुलेटिंग, हैंडल और कंट्रोल, इज हैंडलिंग और कंट्रोलिंग द एलिजाबेथन स्टेज विथ ग्रेट रिसोर्च एंड इन्वेंशन, उसका जो भी ग्रेट रिसोर्च था, जो भी उसकी साधन सामग्री थी, स्रोत था, उसका यूज़ करके नए नए इन्वेंशन शोध करके, इस तरह से जो शेक्सपियर है वो पूरी तरह से एलिजाबेथन स्टेज को उसने क्या करके रखा था? कंट्रोल करके रखा था, ठीक है। बट द जीनियस ऑफ शेक्सपियर शुड नॉट अलाउ द रेस्ट ऑफ द ड्रामा ऑफ हिज एज टू बी ऑब्सक्योर्ड, लेकिन शेक्सपियर बहुत जीनियस था, बहुत प्रतिभाशाली वो थे, फिर भी उनकी इस जीनियस ने, इस प्रतिभाशाली, जो भी प्रतिभाशाली था उसमें थी, उसने जो उसके एज के जो भी ड्रामाज है उसको ऑब्सक्योर करके नहीं रखा था, उसको संदिग्ध करके नहीं रखा था। अदर ड्रामा, रेस्ट ऑफ द ड्रामा, उसको ऑब्सक्योर करके नहीं रखा था, संदिग्ध करके नहीं रखा था। कॉन्टेम्पररी टू हिम वॉज बेन जॉनसन, तो शेक्सपियर के एक कॉन्टेम्पररी भी ड्रामेटिस्ट थे, समकालीन ड्रामेटिस्ट थे, जिनका नाम बेन जॉनसन था। अ क्लासिसिस्ट, बेन जॉनसन वॉज अ क्लासिसिस्ट, जो क्लासिकल रूल्स मैंने जो बताया आपको, टाइम, प्लेस और एक्शन के सारे उन्होंने ही कॉइन किए थे, उन्होंने ही बनाए थे, तो वो एक क्लासिसिस्ट थे, क्लासिकल रूल फॉलो करने वाले थे। मॉरलिस्ट, मॉरलिस्ट भी थे, नैतिकता के सारे जो रूल है वो भी वो फॉलो करते थे। एंड रिफॉर्मर ऑफ ड्रामा, और ड्रामा में रिफॉर्म मतलब रिफॉर्म करने वाले, ड्रामा में सुधारना करने वाले व्यक्ति भी वो थे। सो स्टूडेंट, today we will stop here. The remaining part of the history of drama we will see in our next video. Thank you.